गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, सभी में हमने देखा कि ये हमने स्टैंडर्ड 7 फ्रैक्शंस चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। और फ्रैक्शंस चैप्टर में हमने फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस, देन फ्रैक्शंस के डेफिनेशंस के साथ ही साथ हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, ये सभी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया है, ठीक है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फर्दर हमें और भी टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, बट फ्रैक्शंस में जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। हालांकि हम लोगों ने अनलाइक फ्रैक्शंस एंड लाइक फ्रैक्शंस दोनों के डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने देख रखा है। बट आज हम एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले हम सबसे पहले क्या कह सकते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स, ठीक है, वो मेथड हम सीखेंगे, ठीक है, कि हम ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जिनको यूज़ करके हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड 7 फ्रैक्शंस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम दो क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे। और मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहा है सभी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, कि जब हम कोई प्रेजेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा कनेक्शन जो है प्रीवियस वाले चैप्टर से टूट जाता है, राइट। सो उसी बॉन्ड को, उसी कनेक्शन को बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कुछ दो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आपका कनेक्शन बना रहे प्रीवियस चैप्टर से, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि भाई इस चैप्टर को मुझे दोबारा से रिविज़न करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा, देख लेता हूं मैं, एक तो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू integers, the sum of two integers is 14 if one of them is -8, then the other is, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 14 इफ वन ऑफ देम इज -8 देन द अदर इज, ठीक है। ये मेनली क्या है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। पहला नंबर है हमारा 22, बी -22, सी 6 और डी -6, ठीक है। सो पहले इस क्वेश्चन का हम सिंपल आस्क अंडरस्टैंड करेंगे। इस क्वेश्चन का हमारा सिंपल आस्क क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 14, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा दो इंटीजर है। इंटीजर्स कितने हमारे पास? दो इंटीजर्स है। दो इंटीजर्स का सम हमारा कितना है? 14 है। इफ वन ऑफ देम इज -8, अगर उनमें से एक हमारा -8 है, देन द अदर इज, ठीक है। आप इसको ट्रिकी मेथड यूज करके भी बना सकते हो, लेंथी मेथड यूटिलाइज करना है वो भी कर सकते हो आप,
शॉर्टकट मेथड यूज करना है, शॉर्टकट मेथड भी आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है आपको एक कंप्लीट रूप से इसका जो बोलते हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, ठीक है, आखिर कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ताकि हम करेक्ट प्रोसेस फॉलो करते हुए, ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर पाए। सो नाउ वी विल स्टार्ट, ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स। यहाँ पे ये चीज तो हम समझ में आ गया है। अब मानकर चलो, क्योंकि ये देखो एमसीक्यू है, एमसीक्यू का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, द सम ऑफ टू इंटीजर्स। सपोज मान के चलो कि a प्लस बी जो है वो हमारा क्या है, 14 है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर्स है, चलो हमने एक मान लिया ए, दूसरा मान लिया हमने बी, ठीक है, दोनों का सम किसके बराबर है, 14 के बराबर है। इफ वन ऑफ देम -8 है, अब मान के चलो कि ये आपका ए का वैल्यू -8 है, देन द अदर, ठीक है, बी आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 14 एज इट इज। तो सिंपल क्या करेंगे, -8 यहाँ क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स यहाँ पे बी ऑलरेडी है, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, ये मैंने समझाने के लिए बस लिखा है, यहाँ मान के चलो वो एज इट इज है, ठीक है। अब बी हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, 14 + 8, क्योंकि 8 को हम राइट हैंड साइड की ओर लेकर के जा रहे हैं, RHS राइट हैंड साइड की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो 14 और 8 कितना हो गया, 22, ठीक है। तो हमारा इट मीन्स एक्चुअल आंसर कितना हो गया, 22। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा और आप सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फ्रैक्शंस में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे। सो ये हो चला है, अब आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ
two integers is 93. If one of them is minus 59, the other one is, ठीक है. ऑप्शन 34 बी आपका -34, सी 152, डी -152. ठीक है. क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है. अब हम ये जो क्वेश्चन है, द अबव क्वेश्चन, ठीक है, हम एक बार समझेंगे इसका सिंपल आस्क क्या है. ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसका सिंपल आस्क क्या है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93. यहाँ पे कह रहा है कि दो इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स का जो सम है वो हमारा दे दिया है 93. इफ वन ऑफ देम, अब दोनों इंटीजर में से एक हमारा -59 है, द अदर वन इज. सिंपल ये MCQ टाइप क्वेश्चंस है. ठीक है. तो हम इसको एक सिंपल शॉर्टकट मेथड यूटिलाइज करेंगे. द सम ऑफ टू इंटीजर्स, अब मानकर चलो कि ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी इक्वल्स टू 93. ठीक है. अब कह रहा है कि वन ऑफ देम इज -59. मानकर चलो a का वैल्यू हमारा -59 है. ठीक है. b इक्वल्स टू, इट मीन्स यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 93 प्लस, क्योंकि -59 उधर जाएगा. ठीक है. राइट हैंड साइड उधर जाएगा. कहने का मतलब है आपका इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में हम इसको लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस इम्प्लाइज डाइट, इसको हम बोल देंगे इम्प्लाइज डाइट इक्वल 93 प्लस 59. तो 9 और 3 कितना हो गया 12 के दो हाथ में 1, 9 और 5 14, 1 15. सो आंसर हमारा हो गया 152. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. प्लीज नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. ये नोट डाउन हो जाए तो उसके बाद हम दोबारा से फ्रैक्शंस चैप्टर पे आएंगे. ठीक है. और मेथड सीखेंगे कि किस प्रकार से अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. आई होप ये क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो इंटीजर्स का सम 93 है. ठीक है. उसमें से एक इंटीजर हमारा -59 है. डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. डी का फाइंड आउट करने के लिए हम -59 को 93 मतलब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे. यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, उधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. दोनों को ऐड कर देंगे 152. सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे. हम चैप्टर पे आ रहे हैं फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेथड of changing unlike fractions to like fractions. ठीक है. साथ ही साथ हम इसको अंडरलाइन भी करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है.
कि अंडरलाइन करना एक प्रकार से सही भी रहता है, ठीक है, और मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हम एक बार अंडरलाइन करेंगे और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ का आदत डाल लें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। सो हमारा टॉपिक जो है फ्रैक्शंस स्टैंडर्ड 7, ठीक है, मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शंस को समझेंगे दोबारा से, ठीक है, एंड लाइक फ्रैक्शंस को हम समझेंगे दोबारा से, ठीक है। सो अनलाइक फ्रैक्शंस पहले हम अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस, इसका डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से, हालांकि हमने देख रखा है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है, मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का डेफिनेशन है फ्रैक्शंस हैविंग DIFFERENT different denominators are called unlike fractions, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या हो गया, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स, बस इतना याद रख लेना है ये वर्ड, ठीक है, ये डिफरेंट और ये डेनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में हमेशा याद रखना है, ऑलवेज वी रिमेंबर डिफरेंट डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर हमारा एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, डिफरेंट डेनोमिनेटर्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपका 2/5, 5/7, 9/13, ठीक है। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं सभी के डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो यही हमें सीखना है कि ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस है, सपोज 2/5 है, ठीक है, 5/7 है, 9/13 है, तो इसको हम इक्विवेलेंट इसको हम लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अब हम लाइक फ्रैक्शंस का भी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में क्या है, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट denominators are called unlike fractions, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस के केस में हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, नहीं गलत है, ये बाय मिस्टेकनली, ठीक है। सो लाइक फ्रैक्शंस में हमें याद रखना है कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर,
but different numerators are called like fractions. ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस के केस में हमेशा याद रख लेना कि फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, यहाँ पे हमने क्या देखा था, अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होगा और लाइक फ्रैक्शंस के केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, 5/14, 9/14, 11/14। ठीक है, तो इट मींस ये चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जितने भी हैं डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस की क्या हैं, सेम है। सेम होने की वजह से ये कंसीडर जो होगा वो हमारा लाइक फ्रैक्शंस कंसीडर होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमें क्लियर हो गया कि हमने एक बार दोबारा से रिविजन कर लिया कि आखिर अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, ठीक है, और लाइक फ्रैक्शंस क्या है। तो सिंपल वे में आज जो हम फ्रैक्शंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मेनली अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन याद रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और लाइक फ्रैक्शंस का भी डेफिनेशन रिमेंबर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम आगे टॉपिक को कंप्लीट कर पाएँ। सो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक था हमारा मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 है फाइंड द LCM of the denominators of all the given फ्रैक्शंस। ठीक है, सो लाइक फ्रैक्शंस के केस में सबसे पहला जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो स्टेप है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। जो भी गिवन फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उनकी डिनोमिनेटर्स का हमें क्या करना है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और वी कैन से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप 2, Step 2, change each of the given fractions into an equivalent fraction having denominator equal to the LCM of the denominators of the given fractions।
ठीक है। सो स्टेप 1 और स्टेप 2 ये आप फिलहाल के लिए अभी के लिए नोट कर लिए। हाँ, तो स्टेप 1 हमारा क्लियर हो चुका है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस गिवन रहेंगे, ठीक है, तो उन सभी गिवन फ्रैक्शंस का हमें सबसे पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। स्टेप 2, चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें हर वो गिवन फ्रैक्शन के लिए एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जहां पे जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो सभी गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, स्टिल अभी भी अगर ये क्लियर नहीं हो पाया कोई इश्यू नहीं है, हम इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट और हाउ टू यूज दिस मेथड्स। जो स्टेप्स हैं अब उनको फॉलो करते हुए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कन्वर्ट द fractions 5/6, 7/9, 11/12 into like fractions। So students, अभी हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है, वो क्या पढ़ रहे थे कि आखिर वो मेथड क्या है, ठीक है। मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस जहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर्स हमारा क्या था, डिफरेंट था, और लाइक फ्रैक्शंस के केस में हमने डिनोमिनेटर जो देखा वो क्या है, हमारा सेम था, ठीक है। तो अभी हम वही यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन शो हो रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है हमारे पास। गिवन फ्रैक्शन जो है वो आपका 5/6 है, ठीक है, 7/9 है, ठीक है, और 11/12 है, जहाँ पे गिवन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है, और इसी वजह से ये सभी कंसीडर होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब चूंकि ठीक है हमने ये तो समझ गए, ये क्लियर हो गया हमारे लिए कि सभी गिवन फ्रैक्शंस जो हमारा क्या है वो लाइक फ्रैक्शंस है। अब इसको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है। सॉल्यूशन, तो जो सबसे पहला स्टेप था वो क्या था, सबसे पहला स्टेप ये था कि हमें क्या करना है, ये 6, 9, 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है एज पर द स्टेप 1। क्योंकि स्टेप 1 में हमने क्या सीखा
स्टेप 1 में हमने सीखा था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। तो हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 9, 12 इक्वल्स टू, ठीक है। अब 6, 9, 12 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 का टेबल में 3 बार में, 6 बार में, फिर यहाँ 3 एज इट इज रहेगा 3 बार में, फिर यहाँ पे 3 1 बार में, 3 बार में, 1 बार में। इस 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 2 से 18, 18 2 से 36। इट मीन्स यहाँ पे 2 2 3 3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 2 से 4, 3 से 12, 3 से 36। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन के काफ़ी नज़दीक हैं, नियर बाई हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टेप फॉलो कंप्लीट कर लिया। 36 आ गया। नाउ अब सेकेंड स्टेप हमारा था कि चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे जितने भी गिवन फ्रैक्शन हैं, सभी गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट में एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेना है जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा उसका वो इस एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, नाउ पहला जो है वो है 5/6। हमने ऑलरेडी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो इसमें कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब 5/6 है, एलसीएम हमारा कितना है? 36। तो यहाँ पे 6 ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे भी 5 6 30, ठीक है। पहला निकल गया। 5/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 30/36। अब 7/9 है, नाइन के टेबल में 4 बार में, यहाँ पे भी सेम 4 बार में, 7 4 जा 28, 28/36 हो गया, ठीक है। फिर आपका 11/12 है, यहाँ पे 36 लाना है। 12 3 बार में, यहाँ पे भी 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम फ्रैक्शन आपको देख पा रहे हैं, ठीक है, 5/6 के इक्विवेलेंट में फाइंड आउट हमने कर लिया 30/36 है। 7/9 के इक्विवेलेंट में हमारा 28/36 है। 11/12 के इक्विवेलेंट में हमारा 33/36 है। इट मीन्स यहाँ पे जितने भी गिवन फ्रैक्शंस दिए गए हैं सभी आपका लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि 30/36, 28/36 और 33/36 ये सभी क्या है? एक तरह से सबके डिनोमिनेटर सेम है, और जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शंस कंसीडर होगा वो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शंस। सो क्लियरली हम यहाँ लिख सकते हैं, क्लियरली 30/36, 28/36 and 33/36 are like fractions। और इसी प्रकार से अगर हमें कंपैरिजन करने के लिए भी कहता तो हम इजीली यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा सबसे छोटा जो है वो 28 कंसीडर होगा, उससे बड़ा फिर जाकर के 30 कंसीडर होगा, उसके बाद फिर हमारा 33, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपका बड़ा छोटा भी पता कर सकते थे कि सबसे छोटा फ्रैक्शन इसमें से कौन सा है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। इसको हम चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, इस मेथड को सीखने में हमें ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बस 2 स्टेप याद रखने होंगे। सबसे पहला स्टेप हमें एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। सेकंड, जितने भी गिवन फ्रैक्शंस हैं सभी को हम सबसे पहले उसके इक्विवेलेंट में एक फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे जिसका डेरिवेटिव जो रहेगा वो आपका इन तीनों गिवन फ्रैक्शंस के डेरिवेटिव का एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 और फ्रैक्शंस रह गए थे। ठीक है, जिसमें आपका ये रह गया आई डबल आर ई फ्रैक्शंस। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। अब इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस में क्या है, इरिड्यूसिबल में आई डबल आर ई डी यू सी आई बी एल ई फ्रैक्शंस। ठीक है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस में क्या है, अब फ्रैक्शन ए बाई बी इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल और इन लॉगेस्ट टर्म। तो कहीं ना कहीं हम इरिड्यूसिबल जो वर्ड है, ठीक है, उसी से ये हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा फ्रैक्शन जो अपने लॉगेस्ट टर्म में नहीं है, बट उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। अब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, तभी तो हमारा जो कॉमन डिविजर होगा वो क्या होगा, 1। तो एक बार हम पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। अब फ्रैक्शन a by b is said to be irreducible or in lowest terms if HCF of A and B is 1। HCF क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है। इफ HCF of A and B is other than A by B is said to be reducible, ठीक है, reducible, ठीक है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। एक बार हम दोबारा से थोड़ा सा प्रोनाउंस करके देखेंगे इसको। अब कह रहा है कि IRREDUCIBLE, इट मीन्स इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस, एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पे A by B is said to be irreducible और in lowest terms if HCF of A and B, HCF क्या होगा हमारा 1 होगा। अगर 1 नहीं हुआ, 1 के अलावा हुआ, तो उस केस में A by B को हम रेड्यूसिबल फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे। तो इरिड्यूसिबल का मतलब क्या हो गया एक प्रकार से, ठीक है, कि उसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, ठीक है। और रिड्यूसिबल में क्या हो जाएगा कि आपका जहाँ पे इफ HCF ऑफ A and B इज अदर देन A by B, मतलब A by B का HCF ऑलरेडी 1 के अलावा भी कोई दूसरा है, ठीक है, तो फिर उस केस में हमारे रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस का है कंसिडर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे ये 9 और इसके बाद वाला जो था हमारा रेड्यूसिबल, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। रेड्यूसिबल तो नहीं कह सकते, ये रेड्यूसिबल ही कंसीडर होगा। ये आप एक बार गूगल से भी चेक कर लेंगे इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। माइट भी अगर मेरे से गलती हो रहा होगा प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, तो आप अपनी तरफ से गूगल से चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका जो होना चाहिए वो इरेड्यूसिबल होना चाहिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। और इसी एग्जाम्पल से हम दोनों को समझेंगे। एग्जाम्पल है कन्वर्ट (84/98) into irreducible form, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि कन्वर्ट करना है 84/98 इंटू इरेड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है। इरेड्यूसिबल फॉर्म का मतलब क्या अभी हमने बताया, इसको और ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी अपना जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या कि जो कॉमन डिवीज़र है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर वो ऑलरेडी से 1 है तो इट मीन्स वो ऑलरेडी आपका इरेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्टेड है, ठीक है। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम ये करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड the HCF of 84 and 98, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, फाइंड फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 84 and 98। क्लियरली HCF of 84 and 98, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 84 and 98, ठीक है। तो चलिए 84 और 98 का HCF निकाल लेते हैं। 84 के टेबल में एक बार में, ठीक है, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 14, और यहाँ पे 6 बार में।
तो इट मीन्स 14। तो हमारा क्लियरली HCF क्या हो गया 14, ठीक है। अब 14 निकल गया तो आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट हमारा जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा? कॉमन डिवीजर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। कन्वर्ट ये कह रहा है कि 84/98, क्योंकि अगर एक के अलावा कोई दूसरा होगा, ठीक है, sorry, if HCF of A and B is other than वन, देन, ठीक है। अब क्लियर हो गया? यहाँ पे एक वर्ड छूट गया था, इफ HCF ऑफ A एंड B इज अदर देन 1, ठीक है, अगर वो 1 के अलावा है, इफ HCF ऑफ A एंड B इज अदर देन 1 के अलावा है, तो फिर वो आपका रिड्यूसिबल, उसको और ज़्यादा रिड्यूस करने का, ठीक है, नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, HCF फाइंड आउट कर लिया। अब HCF जब निकल गया है तो हम उससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इरेड्यूसिबल फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 14 से डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर 84/98 इक्वल्स टू 84 को डिवाइड हमने करा 14 से, 98 को हमने डिवाइड करा 14 से, ठीक है, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 7। तो 6/7 ये हमारा हो गया इरेड्यूसिबल फॉर्म, क्योंकि 6/7 को और हम ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉमन जो कह सकते हैं डिवीज़र आपका 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, या फिर 6 और 7 का जो HCF है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। यही चीज़ हमने पढ़ा था, इफ़ HCF ऑफ A एंड B इज़ अदर देन 1, यहाँ पे दोनों का HCF अगर फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अगर 1 के अलावा हुआ तो फिर वो रिड्यूसिबल है, उसको और नीड है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इट मीन्स ये 6/7 आपका इसका किसका 84/98 का रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो हम लिख सकते हैं हेंस 84/98 इन irreducible form is 6/7, ठीक है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आप गूगल से चेक कर लेंगे, ठीक है, गूगल में आपको शो हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन रहेगा इरेड्यूसिबल फॉर्म रहेगा, ठीक है। सो 84/98 को हम अगर इरेड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 6/7। तो ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज नोट डाउन।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी बोरिंग नहीं हो रहे होंगे, फील नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अंडरलाइन करते हैं एक बार। अब चूंकि कंपेयरिंग फ्रैक्शंस है उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ का डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, सो चलिए एक बार देखते हैं क्या है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में। कह रहा है लेट a by b and c by d be two given fractions, then ठीक है, अभी वहां पे तो हमने कंपैरिजन करना सीखा ही था, लेकिन वो एलसीएम फाइंड आउट करके एक शॉर्टकट भी तरीका है हमारे पास। लेट a by b and c by d be two given fractions, then पहला नंबर a by b greater than c by d if and only if a b ग्रेटर होगा आपका सी डी से। ठीक है, ये हो गया। दूसरा a by b equals to c by d if and only if a b equals to b c। तीसरा a by b less than c by d if and only if a b less than b c। ठीक है, तो बस ये चीज याद रख लेना है कि a by b हमारा ग्रेटर होगा c by d से। कब? जब a मल्टीप्लाई बाई d ठीक है ग्रेटर होगा b मल्टीप्लाई बाई c से। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सी को बेस बना करके, ठीक है, या क्या कह सकते हैं एक तरह से जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इसी के बेस पे आपका कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उनको भी एक बार हम देखते हुए चलेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपेयर द फ्रैक्शंस, इसमें सबसे पहला है
3/5, 5/8, 9/16, 13/24, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ जो भी फ्रैक्शंस है 3/5 और 5/8 है, ठीक है, इनको कंपेयर करना है। तो देखिए अगर हम चाहें तो 5 और 8 का यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करके देन 3/5 के इक्विवेलेंट में एक ऐसा फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। सेम यहाँ पे 5/8 के भी इक्विवेलेंट में एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पे जो दोनों का डिनोमिनेटर होगा वो आपका एलसीएम के इक्वल होगा, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अब जैसे 3/5 है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 24 हो गया और ये 25 हो गया, बड़ा कौन हो गया 25। तो इट मीन्स क्या कह सकते हैं एक तरह से 24 लेस है 25 से, है ना। तो 3/5 हो गया, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, ठीक है, और यहाँ पे 5/8, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 से, तो यहाँ पे हो गया आपका 24 और यहाँ पे हो गया 25, तो ये आपका 25 बड़ा, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीका से हम क्या कर सकते हैं 24 और 25 में फाइंड आउट कर लेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सेम। दूसरा नंबर, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी हैव 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 24, 9 4 जा 36 के 6 हाथ में 3 और 16 को हमने मल्टीप्लाई किया 13, 16 3 जा 48 के 8 हाथ में 4, 16 1 जा 16, ठीक है। अब 216 और 208 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ऑब्वियसली 216, तो 216 बड़ा हो गया। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम 9/16 है, 9/16 है और यहाँ पे 13/24 है, तो ये आपका ये साइन हो गया, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलेंगे।